टॉपिक लेके आए हैं वो अपना टॉपिक है रीट का, रीट लेवल 2 का। लेवल 2 में जो एसएसटी है उसके अंदर एक टॉपिक लगता है कल्चर का, जिसका नाम है साके और जोहर। ये साके और जोहर है, ये आपके जब दुर्ग पढ़ते हो उसके अंदर आता है। अगर आप इसको विस्तार से पढ़े हुए तो आपके अंदर एक टॉपिक अलग दिया हुआ है। अब की बार जो रीट में टॉपिक जुड़ा है वो है अपना राजस्थान का राजवंश, शानदार टॉपिक है, उसको भी हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पहले कुछ बच्चों को, जैसे मेरे पास सूचना आई थी या फिर जैसे कोई साथी है तो वो कह रहे हैं विसाखे हैं और जौहर है वो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत बार पढ़ लिया। कुछ नहीं है साके और जोहर में, बिल्कुल आसान है, लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पढ़ते कैसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि पहले सीधा ही साका उठा लेते हैं, पांचवा साका उठा लेते हैं, जालोर का उठा लेते हैं, चित्तौड़ का 1567 वाला उठा लेते हैं, कन्नड़ देव का बीच में से उठा लेते हैं। तो अब जो साके करते हैं वो मतलब कर्मानुसार श्रृंखला के हिसाब से करो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साके और जौहर। अब दोस्तों मेन बात इसमें क्या है, सोचने की बात यह है कि साके होते क्या है। अब साके को समझना है, जौहर क्या होता है। साके और जौहर दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों की बात करते हैं एक से। साके का पर्यायवाची जौहर है। अब एक साका होता है और एक अर्ध साका होता है, दोनों में अंतर क्या है। जब आपको बता दूं राजपुताने के जो दुश्मन है, जो दुश्मन देश के जो अपने राजपुताने पे या राजपुताने राजा पर जब भी आक्रमण करता है तो वो क्या करते हैं, अपनी आन बान शान के साथ लड़ते हैं उनके साथ। होता कब वैसा का, ये बात करते हैं जब बाहर से कोई भी उनका जैसे दुश्मन या विश्वासघाती जब अपने पास आके रुक जाता है, हम उसको शरण दे देते हैं और वो फिर कहते हैं भी हमें वापस कर दो। हमारे राजपुताने के जो राजा थे वो इतने मतलब आन बान शान स्वाभिमान के थे, जो अपने पास जिसको शरण दे दी वो वापस नहीं देते थे, तो इस कारण साके होते थे। ये बात आ गई साका क्यों होता। अब बात करते हैं साका और अर्ध साका क्या होता है। अब एक होता है अपने पास केसरिया, केसरिया और एक होता है जौहर। वैसे देखें जौहर और साका एक ही है, लेकिन एक केसरिया, केसरिया के साथ जौहर और होता है। केसरिया करते हैं जो अपने जो राजपूत लोग या फिर जो योद्धा है वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। और जो महिलाएं हैं उनकी रानियां हैं, जो वीरांगना है वो क्या करती है, हार जाने के बाद वो क्या करती है, जल जौहर या फिर अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये कहलाता है जौहर। केसरिया करते हैं वहां के राजपुतान, जो वहां के योद्धा है वो करते हैं रणभूमि में, और जो जौहर करती है वो महिलाएं, उनकी रानियां वीरांगनाएं करती है। जब दोनों एक साथ होते हैं, जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ हो गए तो वो कहलाता है पूर्णतः साका। जब या तो केसरिया होगा या जौहर होगा तो दोनों क्या कहलाएंगे, एक ही। जब या तो केसरिया हो जाएगा या फिर साका हो जाएगा, दोनों में से एक हो गया, या तो केसरिया हो गया जौहर नहीं हुआ, केसरिया नहीं हुआ जौहर हो गया। दोनों में से अगर एक हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध साका। दोस्तों यहां से समझ में आ गया, पहली परिभाषा यह आ जाएगी कि साका किसे कहते हैं, दुश्मनी देश के द्वारा राजपुताना पर किया गया आक्रमण, जिसके द्वारा जो राजपुताना योद्धा केसरिया करते हैं और क्या करते हैं, वीरांगनाएं जौहर करती है। ठीक है दोस्तों, या फिर दूसरा आ जाएगा, बी में आ जाएगा कि महिलाएं जौहर करती है, पुरुष कुछ नहीं करते हैं, दोनों उपयुक्त विषय। तो आपको क्या करते हैं कि इसमें योद्धा केसरिया करते हैं और क्या करते हैं, महिलाएं वीरांगनाएं जौहर करती है, तो इसको क्या कहते हैं, साका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब साके को लेकर चलते हैं। तो पहले बात आती है हमारे रणथंभौर का, राजस्थान का सर्वप्रथम, राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका। और यहीं पर जो हमारे जो हमीर देव की पत्नी थी रंगा देवी ने, उसने राजस्थान का प्रथम जल जौहर किया था। चलो चलते हैं इस बात पे, करते हैं हम इस टॉपिक पे बात करते हैं रणथंभौर का साका। रणथंभौर का साका राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम जल जौहर। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान का प्रथम साका कौन सा, पर दिमाग में आना चाहिए। हाँ सर ने बताया था रणथंभौर साका राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम जल जौहर। किसके मध्य हुआ, अमीर देव के मध्य। जल जौहर किसने किया था, अमीर देव की पत्नी ने किया था, रंगा देवी ने यहां पे जल जौहर किया। चलो ठीक है, बात करते हैं। ये बात है अपने 1301 की, 1301 ईस्वी में बात है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इसमें जो कन्नड़ देव वाला है ना उसको पहले करके आते हैं, ये गलत है। ये हुआ था पहले, वो कन्नड़ देव वाला है वो जालोर का प्रथम साका है।
जो जालोर का प्रथम शाखा है वो कानड़ देव का शाखा है जालोर का, लेकिन वो राजस्थान की शाखा की बात करें वो राजस्थान के तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर का शाखा, मेवाड़ का शाखा, सबसे बड़ा शाखा 1301 में। इसमें हुआ क्या, हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हमीरदेव ने केसरिया किया था और इनके साथ यहाँ पे जो रंगा देवी थी उसने यहाँ पे जल जौहर किया था। अब देखते हैं भी क्या हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था हमीर, अरे सॉरी, मोहम्मद शाह। अमीरदेव नहीं, अमीरदेव तो हमारे रणथंभौर का राजा था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका सेनापति कौन था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने एक गलती कर दी। मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन की खिलजी बेगम मराठा चिलमी के साथ प्यार हो गया, दोनों को प्रेम हो गया, दोनों एक साथ जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर शक नहीं किया। किसी ने शिकायत की कि अलाउद्दीन खिलजी आपकी बेगम के साथ तो और ही कुछ दुनिया उड़ा रहा है। भाई अब आपको पता है पत्नी के साथ ऐसा हो, तो अलाउद्दीन खिलजी को आया बुरा गुस्सा लगा। उसने कहा भी कौन है, उसने कहा भी आपका सेनापति मोहम्मद शाह। फिर उसने क्या किया कि मोहम्मद शाह और चिलमी को, जो बेगम, जो मराठा बेगम थी, मराठा बेगम चिलमी, उसके साथ क्या किया, उसने मोहम्मद शाह को देख लिया। मोहम्मद शाह को देख लिया और उसको गुस्सा आया भी ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है भी। अब देखो बिल्कुल घर की कंध घर में रखनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि मराठा बेगम चिलमी थी जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, उनकी पत्नी थी, जो उनके सेनापति के साथ क्या हो गया, प्रेम चक्कर हो गया, लव हो गया। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उन्होंने मोहम्मद शाह को पकड़ने की और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ कहानियों में ऐसा मिलता है कि मोहम्मद शाह और चिलमी ने अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा था और अलाउद्दीन खिलजी को पता चला और इस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तो मोहम्मद शाह यहां से भागकर कहां चला गया था, रणथंभौर हमीरदेव के पास चला गया था। हमीरदेव ने इसको दी शरण, भी आ जा तू यहां पे रह ले, लेकिन उसको क्या पता भी ये तो प्यार करके है वहां से, तो होता है, हो जाते हैं दो तीन आंखें चार हो जाती है, क्या बात है। हमीरदेव के पास उसने आके शरण ले ली। अब हमीरदेव ने उसको शरण दे दी, तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि हमीरदेव ने मोहम्मद शाह को शरण दे दी है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने जो दूत से उनको भेजा भी आप ऐसे करो, मोहम्मद शाह को राजा जी हमारे पास दे दो, हमें भेज दो। लेकिन हमीरदेव स्वाभिमान आन बान शान पर हट करके रुक गया कि हम मोहम्मद शाह को, हमारे शरणार्थी को किसी के पास नहीं भेजे, एक बार शरण दे दी तो दे दी। अलाउद्दीन खिलजी का आया गुस्सा, अलाउद्दीन खिलजी का आया गुस्सा, अलाउद्दीन ने कर दिया 1301 में हमीरदेव पर आक्रमण। हमीरदेव पर आक्रमण किया तो हमीरदेव ने यहाँ पे युद्ध लड़ते हुए, आक्रमण करते हुए केसरिया किया और शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया रणभूमि में। और यहाँ पे इनकी पत्नी थी रंगा देवी ने रणथंभौर दुर्ग में क्या किया दोस्तों, जल जौहर किया। अब यहाँ पे कुछ जो बातें हैं वो ऐसे आती है कि यहाँ पे अमीरदेव के जो विश्वासी गाते थे उन्होंने क्या किया कि गुप्त रास्ता बता दिया, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने जो पानी आता था दुर्ग में उसमें गाय का मांस मिला दिया और पानी पीने योग्य नहीं रहा, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, इस कारण उनको बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते ही क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया और अमीरदेव यहाँ पे लड़ते हुए यहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके विश्वासघाती कौन है, रणमल और रतिपाल। फिर रानी रंगा देवी ने जल जौहर किया, कहां पे किया, रणथंभौर में। और पुत्री देवल दे थी, उसने भी पद्म तालाब में क्या किया दोस्तों, जल जौहर किया। यह ऐतिहासिक बात है। फिर दोस्तों देखो कि अमीरदेव ने यहां पे एक यंत्र प्रयोग किया। बहुत शानदार प्रश्न आता है कि रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था 1301 में, तो अमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को हराने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया था, तो याद रखना है ढेंकुली यंत्र का प्रयोग किया था। ढेंकुली यंत्र था वो क्या करता था, पत्थरों को फेंकता था और पत्थर जब दुश्मनी सेना पर जाके गिरते थे, दुश्मनी सेना भाग जाती थी, मर जाती थी। लेकिन कहते हैं यहाँ पे नुसरत शाह और उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, जिसमें से नुसरत खां पर जाके पड़ा था ये ढेंकुली का पत्थर, और वो क्या हुआ, उसके चपेट में आने के कारण मर गया था। उलुग खां यहाँ पे बच गया था। फिर कहते हैं कि हमीरदेव को हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को मार दिया था। वो कहते हैं कि जो अपने राजा का प्रजा का नहीं हो सका वो हमारे क्या हो जाएगा।
तो इस कारण रणथंभौर का पहला साका पूर्ण होता है 1301 में। अगर पूछ लिया जाए, पहला प्रश्न ऐसा आएगा कि राजस्थान का प्रथम साका कौन सा था, तो आपके पास ऑप्शन आएगा रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना रणथंभौर का 1301 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? मीरदेव और राजदून खिलजी के बीच में आक्रमण हुआ। मीरदेव ने केसरिया किया, रंगादेव ने जालोर जौहर किया था। उनकी पुत्री देवलदे ने भी पद्म तालाब में क्या किया था? जल जौहर किया था। डेंकुली जो यंत्र था उसका इसने प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी ये पराजय हो गया। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर आपको समझ में आ गया होगा, घबराना नहीं है। बस ये एक पूर्ण हुआ साका हमारा रणथंभौर का साका। अब दोस्तों हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का साका। चित्तौड़गढ़ का साका, चित्तौड़गढ़ का साका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपने रतन सिंह के लेवल में है। अब देखो क्या होता है, 1301 में चित्तौड़गढ़ का साका होता है, राजस्थान का दूसरा साका और चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। रणथंभौर का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का जल जौहर प्रथम। अब देखो चित्तौड़गढ़ का बात करते हैं 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में होता क्या है? रतन सिंह, रतन सिंह यहां पे। अब रतन सिंह क्या करते हैं कि यहां पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ आक्रमण होता है। क्यों होता है ये बात सुनो। यहां पे रतन सिंह, कुछ कहानी ऐसी है कि वो पद्मावती को पाना चाहता था। किसको? पद्मिनी को, पद्मावती को पाना चाहता था। पद्मावती कहां की थी? सिंहल राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी श्रीलंका की थी। वहां पर कहते हैं कि इसको एक तोता मिला था, तोता बोलने वाला। कौन सा? बोलने वाला तोता। तो वो तोता इसको, रतन सिंह को, वो पद्मावती के बारे में बताता है, पद्मावती के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो रतन सिंह है वो मोहित हो जाता है, तोते की बात में पूर्णतः खो जाता है और वो पद्मावती के पास चला जाता है और सिंहलद्वीप में जाके वो पद्मावती के साथ शादी कर लेता है। और एक बात और है दोस्तों, आपको भी समझ में नहीं आई होगी और मुझे भी यहां पे संकोच हो रहा है कि जो यहां पे राघव चेतन, जो एक राघव चेतन था, राघव चेतन, ये राघव चेतन आप हमें, मुझे कंफर्म करके बताना कि राघव चेतन था वो वहां से जो रतन सिंह के साथ, पद्मावती के साथ चित्तौड़गढ़ आया था, या फिर चित्तौड़गढ़ का ही था वो पंडित। ये जरूर आप कंफर्म करके कमेंट में लिखना दोस्तों, राघव चेतन। अब रतन सिंह के साथ राघव चेतन आया था, पद्मावती के साथ कहां से? सिंहलद्वीप से। ये बात किताबों में लिखा हुआ है, कुछ किताबों में, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है और मुझे पता है कि राघव चेतन था वो यहां हमारे चित्तौड़गढ़ का ही पंडित था, ब्राह्मण था एक मंदिर का। लेकिन किताबों में अलग अलग है, इतिहास घूम रहा है, कोई नहीं पढ़ पाया इनको, और सभी किताबों में अलग अलग है, तो आप देखना। अब रतन सिंह क्या करता है? राघव चेतन इसका क्या होता है? गुरु होता है। यह भी बात आपने सुनी होगी, राघव चेतन रतन सिंह का गुरु होता है, तो फिर वो वहां पद्मावती के साथ सिंहद्वीप से कैसे आया था? ये भी बहुत रोचक बात है, लेकिन छोड़ो, अपने कुछ किताबें कहती हैं कि प्रश्न आएगा तो दोनों में से एक ही आएगा कि रतन सिंह का गुरु कौन है? राघव चेतन है। अगर पूछ लिया जाए कि पद्मिनी के साथ सिंहलद्वीप से कौन ब्राह्मण आया था, तो भी आपको याद रखना राघव चेतन आया था। दोनों बात आपको मैंने बता दी है। दोनों किताब जो आपके पास किताब एनसीईआरटी की, आरबीआईसी की, या फिर जो भी गाइड है उसके अंदर देख लेना और बता देना। मेरे हिसाब से राघव चेतन चित्तौड़गढ़ गई था, लेकिन किताबें कुछ कहती है कि ये पद्मिनी के साथ सिंहलद्वीप से हमारे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आया था। चलो ठीक है। अब क्या होता है, रतन सिंह और पद्मिनी की शादी की पहली रात, जब वो वहां सिंहलद्वीप से चित्तौड़गढ़ आए थे, पहले तो गाड़ी गुड़ी चलती नहीं थी, नाव में बैठकर आए थे। कहते हैं कि जब पद्मिनी ने नाव में पैर रखा तो उसने अपने हाथ रतन सिंह के पहले हाथ पर रखा, फिर उसके नाव पर रखा। ये तो कहानियां हैं, फिल्मी टाइप बना दिया रतन सिंह की, देखना आप पद्मिनी की जो फिल्म उसको। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ऐसा कि जब रतन सिंह, और आपको पता है जब शादी हो जाती है, शादी की पहली रात क्या होती है? सुहागरात होती है। अब दोनों मिल रहे थे, रतन सिंह और पद्मिनी दोनों एक साथ थे, दोनों जैसे प्रेम कर रहे थे, बोल सकता हूं प्रेम कर रहे थे, तो प्रेम कर रहे थे दोनों। तब क्या था, राघव चेतन ने उनको देखने की कोशिश की। बहुत ही शानदार बात, राघव चेतन ने उन्हें देखने की कोशिश की, और राघव चेतन के शरीर के अंदर एक इत्र की खुशबू आती थी, बहुत शानदार गुलाब की खुशबू आती थी। पता नहीं ये शरीर के लगाता था या इसका शरीर ही ऐसा था, पता नहीं इसका
इसकी माँ ने क्या खा के जन्म दिया होगा। राघव चेतन कहते हैं कि इसके शरीर से इत्र की खुशबू आती थी। जब ये इत्र की खुशबू आई तो अलाउद्दीन रतन सिंह के पास, तो रतन सिंह को पता चल गया राघव चेतन है, और राघव चेतन को पकड़ा और तुरंत क्या किया, वहां से निष्कासित कर दिया। किसको? राघव चेतन को। कहां से? चित्तौड़गढ़ से निष्कासित कर दिया। भी तू चल यहां से, विश्वासघात है, तेरे तो अंदर वासना है, तू तो अश्लील भावना का है। इसको राघव चेतन को निष्कासित कर दिया। अब रतन सिंह ने यह नहीं सोचा कि जब मैं इसको निष्कासित कर दूंगा ये तो बहुत मतलब यहां तक गिरी हुई हरकत कर दे तो ये क्या कर सकता है, नहीं सोचा। ये चाणक्य वाली बात थी। अब यहां से राघव चेतन चला गया अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि अलाउद्दीन खिलजी आपके पास क्या है? बोले क्यों नहीं है, मेरे पास अभी है, मेरे पास 2-3 बीवे हैं, मैंने तो चाचा की लड़की के साथ शादी कर रखी है। जलालुद्दीन खिलजी है ना, उसका ये भतीजा था, और जलालुद्दीन खिलजी के बेटी के साथ इसने शादी की थी। और मराठा बेगम है वो अलग थी, वो जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी बेटी नहीं थी, मराठा बेगम मराठा की थी। ठीक है, चिल्मी नाम था उसका, मोहम्मद शाह का चक्कर था। वो यहां पे नहीं थी, वो ऊपर वाले हमारे रणथंभौर में बात आई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि पद्मिनी है, वो संसार की सबसे सुंदर है, अगर उसके हाथ लगाते हैं तो भी आय लकीरें मर जाती है हाथ की। ऐसी हुई थी बात। अब देखो होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसा है क्या? अलाउद्दीन खिलजी आ गया यहाँ पे रतन सिंह के पास और बोला बे महाराज आपकी पत्नी के दर्शन करा दो, हमने आपकी पत्नी के बारे में बहुत सुना है। रतन सिंह ने कहा नहीं, ये हमारी आन बान शान और घराने के विपक्ष में है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारा जो धर्म है वो अपवित्र हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी तू ऐसे क्यों कर रहा है, पत्नी तो देखना। फिर बात की अपने पद्मिनी से, भाई एक ऐसे करके हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक शासक है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पराक्रमी है, उसने आपको देखने की हट कर रखी है। तो पद्मिनी का भी क्या है, दिखा देते हैं। अलाउद्दीन रतन सिंह ने कहा नहीं, सामने तो नहीं जाने दूंगा, कहीं लेके भाग गया तो क्या हुआ। फिर उसने क्या किया, तालाब के अंदर उसका मुख दिखाया और इधर दर्पण लगा दिया। तो कहते हैं तालाब से दर्पण की द्वारा उसको अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाया गया, किसका, पद्मिनी का। तो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे इसको पाने का क्या हुआ, मन में लालसा होगी भी पद्मिनी को पाना। फिर 1303 में क्या करता है, ये रतन सिंह पर आक्रमण कर देता है। आपको 1303 में याद रखना है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का द्वितीय शाखा 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़। अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे रतन सिंह है अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1303 में युद्ध होता है। रतन सिंह यहां वीरगति को प्राप्त हो जाता है, केसरिया करता है, और इसके दो सेनापति गोरा और बादल भी क्या होते हैं, वीरगति या केसरिया करते हैं। और यहां पे पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जल जौहर किया सैकड़ों वीरांगनियों के साथ, और अलाउद्दीन खिलजी यहां दुर्ग में आया तो इसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ जौहर करती हुई महिलाएं मिली इसको। फिर जो आपकी ये कहानी है, पूरी कहानी अगर आप पढ़ना चाहो तो एक किताब का नाम है पद्मावत ग्रंथ, जो आपको पता है जयसी के द्वारा लिखी गई है। मोहम्मद जयसी के द्वारा जो पद्मावत है वो लिखी गई है। लेकिन एक बात और रखना है, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आता है कल्चर के अंदर कि जब अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था, उसको आंखों देखो हाल किसने प्रस्तुत किया या किसने देखा या किसने लिखा। तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो ने इनकी बात लिखी थी। इस आंखों देखो हाल को किसने देखा था, अमीर खुसरो ने देखा था, और उनकी बुक का नाम है तारिक ए अलाई। तारिक ए अलाई के अंदर क्या किया, उसने इसका विवरण दिया है। तो यह हो गया हमारे चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए थे, लेकिन हम राजस्थान के दूसरे शाखे के बाद चलते हैं राजस्थान का तीसरा शाखा, राजस्थान का द्वितीय शाखा, राजस्थान का तीसरा शाखा। राजस्थान का तीसरा शाखा जालोर, और जालोर में आपको पता है चौहान राजवंश, चौहान राजवंश। अब जालोर की बात करते हैं, सिवाना दुर्ग था, इसकी कुंजी थी। अब देखो जालोर दुर्ग की बात करते हैं। जालोर जो हुआ था 1311 से 1312 ईस्वी, लेकिन आपको याद रखना है जब 1311 दिया हो तो 1311 ही करना है, क्योंकि जैसे 2021-22 लिखते हैं हम, 2021-22 पेपर में आता है, वैसे 1311 1312, लेकिन आपको 1311 नहीं दिया हो, 1312 दिया हो तो 1312 नहीं करना, 1311 और 1312 ही करना है, क्योंकि 1311 ही दिया होगा। ठीक है दोस्तों। अब
जालोर का जो राजा था उसका नाम था कान्हड़ देव। अब सबसे पहले बात आपको रखना है कान्हड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखना है कि जो विदेशी आक्रमणकारी था वो अलाउद्दीन खिलजी था। प्रथम द्वितीय तीसरे शाह के राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किए थे, वही कर सकता था, उसके अंदर लालसा थी। अब देखो यहां हुआ क्या, कान्हड़ देव था यहां पे। अब कान्हड़ देव का एक पुत्र था जिसका नाम था विरमदेव चौहान। कान्हड़ देव चौहान के पुत्र का नाम था विरमदेव चौहान। अब विरमदेव चौहान क्या हो गया, जो वहां के खिलजी वंश की जो लड़की थी फिरोजा, फिरोजा फिरोजा के साथ इसको हो गया लव, क्या हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, चक्कर हो गया। अब दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो क्या हुआ कि विरमदेव, जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली कि जो विरमदेव कान्हड़ देव का पुत्र है जालोर का, छोटे से राजकुमार ने अपने फिरोजा राजकुमारी के साथ क्या कर लिया, प्यार कर लिया, ये तो ना कटवानी वाली बात हो गई। हमने तो राजपुतानों की रानियों को जीतते हुए उन्होंने जोर कर लिया, उनको जीतने के लिए हमने अपना खून बहा दिया, लेकिन वो राजपुताने हमारी लड़कियों के लिए आ रहे हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा नहीं लगा और अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि जालोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो कान्हड़ देव का एक जो सेनापति था उसका नाम क्या था, उसका नाम था बिक्का दहिया। ये क्या था, विश्वासघाती था। ये कान्हड़ देव का अगर पूछ लिया जाए कान्हड़ देव का विश्वासघाती कौन था, तो बिक्का दहिया। बिक्का दहिया ने गुप्त राजमार्ग बता दिया था जालोर दुर्ग का, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और कहते हैं बिक्का दहिया ने जब ये बात अपनी पत्नी को बताया कि मैंने अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बता दी और हम सुबह क्या करेंगे, जालोर के राजा बनेंगे, तो इस बिक्का दहिया की पत्नी का नाम था छत्राणी ने इसको रात को जब भी ये सोया था इसको मार दिया था। कुछ कहते हैं इसको जहर दे दिया, कुछ कहते हैं इसको खंजर से मार दिया था। बातें अलग है, इतिहास घूम रहा है। फिर यही तो कहावत जो है वो यहीं से शुरू हुई है, जो लोकोक्ति है, कहावत है, वो यहीं से शुरू हुई है कि राइयों के भाव राते ही बिका, राइयों के भाव राते ही बिका। कौन बिका, बिक्का दहिया। ये यहां से ही कहावत शुरू हुई है। चलो ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव पर आक्रमण कर दिया। कान्हड़ देव के साथ इसका पुत्र विरमदेव भी शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। और यहां जालोर का नाम इसने जलालाबाद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहां पे जौहर और साके दोनों हुए थे केसरिया। तो ये हो गया जालोर का अपना प्रथम साका 1311 ईस्वी और राजस्थान का तीसरा साका। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, जालोर का प्रथम साका, राजस्थान का दूसरा साका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बात चलते हैं चित्तौड़गढ़। अब आप कहोगे सर चित्तौड़गढ़ तो आपने करवा दिए, चित्तौड़गढ़ दूसरा कैसे आ गया। चित्तौड़गढ़ प्रथम साका कर लिया हमने 1303 ईस्वी। कब कर लिया, 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़ का कर लिया। और राजस्थान का दूसरा साका, राजस्थान का चौथा साका, चित्तौड़गढ़ का दूसरा चौथा, याद रखना, राजस्थान का चौथा, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ का कब हुआ था, 1534 ईस्वी। यहां का जो विक्रमादित्य राजा था, उदा का लड़का विक्रमादित्य और उदय सिंह दो भाई थे। विक्रमादित्य ने यहां पे पहले अधिकार किया, चित्तौड़गढ़ पे अपना राज्य स्थापित किया। तो गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह था। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक बनवीर नाम का जो अपने चाचा मेरा था, उनके ये सुल्तान बहादुर ने उनके बात सुनकर यहाँ पे आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पे। अब सुल्तान बहादुर शाह ने जब विक्रमादित्य पर आक्रमण किया तो विक्रमादित्य यहां से डरकर भाग गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, केसरिया किसने किया, बाघ सिंह बगड़ावत ने यहां पे लड़ते हुए केसरिया किया, वीरगति को प्राप्त हो गए। और यहां पे जो विक्रमादित्य की मां थी कर्मावती ने यहां पे जौहर किया। किसने किया, कर्मावती ने जौहर किया। और जो इसका विवरण है दोस्तों वो मिलता है श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ में मिलता है। ये हो गया अपना चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा, राजस्थान का चौथा शाखा। अब बात करते हैं इसी में जुड़े हुए चित्तौड़गढ़ की जो तीसरा शाखा उसकी बात कर लेते हैं। जो राजस्थान का तीसरा शाखा हुआ था, राजस्थान का पांचवा शाखा और चित्तौड़ का तीसरा शाखा वो कब हुआ था, 1567 में हुआ था, 67 में, अक्टूबर 1567 में। अब ये जब शाखा हुआ तो यहाँ पे उदय सिंह राजा था। कौन था, उदय सिंह सिसोदिया, जो हमारे विक्रमादित्य का भाई था। अब यहाँ पे अकबर ने इस पर आक्रमण कर दिया। बादशाह अकबर ने जब उदय सिंह पर आक्रमण किया था तो उदय सिंह वहां से डरकर गोगुंदा पहाड़ियों में चला गया था।
गोगुंदा पहाड़ियों पर चलने जाने के बाद आपने नाम सुना होगा मेड़ती, जो मेड़तिया के जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया थे, वो बहुत ही पराक्रमी थे। उन्होंने वहां पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और वहां पे जो जौहर किया था वो किया था हमारे फत्ता की पत्नी, फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। फूल कंवर ने यहाँ पे जौहर किया था। कब किया था? 1567 में, अक्टूबर 1567 में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। राजस्थान के 5 साके कर लिए हमने, 5 साके जौहर, चित्तौड़गढ़ के 3 साके पूर्ण कर लिए, जालौर का साका कर लिया, रणथंभौर का हमने साका कर लिया। तो दोस्तों आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, आपको अच्छी अच्छी क्लासें उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।